Hello guys, welcome to the second video of the unit Money and Banking. In today's video, we are going to discuss the topic money supply and the factors affecting it. मनी सप्लाई टॉपिक चैप्टर मनी का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑलवेज कम इन एनी 12th क्लास बोर्ड्स. तो इस टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे. इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक अलग वीडियो में रखा है ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए. एज आई टोल्ड यू कि मैं हर वीडियो के एंड में जनरल नॉलेज की चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगी जो आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म्स में भी आ सकती हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखना एंड आपको बहुत हेल्प होगी पढ़ने में. आपको मैं बहुत सिंपल वे से पढ़ाऊंगी ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके टिप्स पे आपको रेडी हो जाए. ऑल्सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ. हम लोग अपने चैनल पे हर वीक एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ जूम. उसका लिंक उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसके नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा चेंज होता रहेगा. सो यू कैन डेफिनेटली अटेंड. उसमें हम लोग 12th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे अटेंड करना है, उनमें कैसे अच्छे से क्रैक करना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे. तो बहुत बेनिफिट वेबिनार होने वाला है, या ऑनलाइन सेशंस होने वाले आपके लिए. सो यू शुड गो डेफिनेटली चेक दैट. अगर आपको अच्छा लगे तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को भी वो शेयर कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी सप्लाई. मनी सप्लाई से हम क्या समझते हैं कि चलो इसको छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू ही समझते हैं पहले. दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक in an economy at a given point of time. At any given point of time. आपको पता है, अगर आपने जो इसके पहले वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है एट और ड्यूरिंग में. एट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट. और अगर यहाँ पे इन ड्यूरिंग होता या ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम होता तो वो क्या होता है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट. इसलिए मनी सप्लाई क्या होता है, इट इज़ अ प्योरली स्टॉक कॉन्सेप्ट. तो इससे हम क्या समझते हैं कि मनी सप्लाई क्या है, कि जो पूरी इकोनॉमी में मनी, हमारी करेंसी, हमारे नोट्स, हमारे कॉइन्स का जो सप्लाई हो रहा है वो हम क्या बोलते हैं, उसको मनी सप्लाई. आई होप गाइज आपको मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अगर अब आपसे कोई पूछे कि मनी सप्लाई एक जो ये टर्म है इसके फीचर्स क्या हैं, तो इनके लिए आपकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं ताकि आपको वो चीज़ हम बाय हार्ट याद हो जाए और आप उस चीज़ को भूलो मत. तो पहले हमने अभी जो चीज़ डिस्कस करी थी दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम था जो, तो इसलिए ये क्या हम इसको बोलते हैं, इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एट एनी गिवन पॉइंट. ठीक है, तो हमारा पहला फीचर हो गया इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. एंड नेक्स्ट हो गया कि ये जो मनी सप्लाई है, ये वाला जो सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में मनी का, ये कौन लोगों के पास है, किन लोगों के पास होता है. तो दैट इज ये इंडिविजुअल आई यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एनीबडी. तो इंडिविजुअल एंड प्लस ये किसके पास होता है, बिजनेस फर्म्स. गाइस, मनी सप्लाई में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हेल्ड, मतलब वो होती किसके पास है. तो उसमें जो दो अभी मैंने डिस्कस किया, इंडिविजुअल्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज या कोई भी, एंड उसके बाद ये किसके पास होती है, बिजनेस फर्म्स के पास. गाइस, ये बिल्कुल याद रखना कि ये दोनों चीज़ें, बस इन दोनों के पास ही जो अमाउंट ऑफ मनी होगा इन एनी इकोनॉमी, तो वही मनी सप्लाई कहलाएगा. और यहाँ पे दो चीज़ें नहीं आती हैं, और वो कौन सी नहीं आती हैं, गवर्नमेंट एंड बैंक. एंड बैंक्स कैन बी सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक. तो मनी सप्लाई केवल दो लोगों के पास जो होगी, दो लोग कौन से हैं, हमारे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारा मनी, हमारी करेंसी गवर्नमेंट के पास है और बैंक्स के पास है, वो मनी सप्लाई में ऐड नहीं होगी. इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि वो चीज़ ऐड नहीं होगी किसमें, मनी सप्लाई में. अभी हमने बात करी कि मनी सप्लाई क्या था. आई होप आप सबको वो क्लियर हो गया हो. अब हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कि हाउ टू मेजर द मनी सप्लाई इन एनी इकोनॉमी, एंड उसमें कौन सी अप्रोच यूज़ होती है या कौन सी अप्रोच यूज़ होती थी. तो पहले जो अप्रोच यूज होती थी दैट वाज ट्रेडिशनल और नैरो अप्रोच, दैट वाज यूज्ड टिल 1967 to 68 बाय द आरबीआई. बट ड्यू टू द
शॉर्टकमिंग्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दैट अप्रोच हमारी इकोनॉमी में जो नहीं अप्रोच आई, दैट वाज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, एंड इसके अंडर हमारी क्या आती है, 4 मेजर्स, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। 4 measures. As I told you, there are 4 main measures of money supply. Out of this, the first is the M1. First measure M1. M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब हम वो चीज़ देखेंगे। M1 includes the currency notes and coins with the public, excluding cash in hand of all commercial banks. जो पब्लिक, केवल और केवल पब्लिक के पास पैसा है, वो हमारा M1 का फर्स्ट फीचर है या फर्स्ट थिंग जो उसमें इंक्लूड होती है, एंड इसको हम छोटा सा नाम दे देते हैं C। उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। आई होप यू ऑल नो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट कोई भी कमर्शियल बैंक के साथ या एंड किसी भी कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ, तो वो हमारा हो गया DD, डिमांड डिपॉजिट। And apart from that, the last thing was other deposits with RBI, other deposits OD। तो M1 जो हमारा बहुत बेसिक मेजर है, इसमें क्या क्या 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, करेंसी नोट्स ओनली इंक्लूडिंग विद द पब्लिक, एंड आफ्टर दैट डिमांड डिपॉजिट, एंड लास्ट इज द अदर डिपॉजिट्स। तो thus M1 इज इक्वल टू C DD प्लस OD। ओके, सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट मेजर, दैट इज M2। M2 में क्या क्या कंसिस्ट होता है। M2 कंसिस्ट ऑफ द M1 जो हमने पहले डिस्कस किया था, दैट इज C DD प्लस OD, एज वी हैव डिस्कस अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें क्या इंक्लूड होता है, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, आई टेल यू कि हम इसमें क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो हमारा M1 था, M1 में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, सिर्फ जो कैश करेंसी था विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो हमने किया था। इसमें अब जो डिमांड डिपॉजिट आप देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड टर्म है। ये लिक्विड टर्म का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी कैश कन्वर्टेबिलिटी उसकी पावर ज़्यादा है। बट एज यू कैन सी द सेविंग डिपॉजिट, ये भी कौन कर रहा है, सेविंग कौन कर रहा है, हम पब्लिक ही कर रहे हैं, तो ये भी बीच में इंक्लूड होना चाहिए। बट M1 वॉज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इसलिए हमारा जो नया मेजर बना था सेकेंड M2, दैट इंक्लूड्स द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो अब इसमें आप यहाँ पे तो देखेंगे मैंने लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स आर रिलेटिवली लेस लिक्विड दैन DD, लेस लिक्विड दैन DD, बट दे आर मोर लिक्विड दैन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मैं आगे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट मेजर में। ये टाइम डिपॉजिट से ज़्यादा लिक्विड होता है, बट DD से कम लिक्विड होता है। I hope you are clear with the M2. So guys, our next measure under the modern approach was M3. M3 में भी सेम, फर्स्ट हमारा इंक्लूड होता है M1, C DD OD, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट्स की। एंड रिमेंबर दिस गाइज, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, बट एक्सक्लूडिंग द इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट। इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट का मतलब फिर वही हो गया कि जो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ कर रहा है, तो वो हमारा मनी सप्लाई में नहीं इंक्लूड होता। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि गवर्नमेंट प्लस जो बैंक के पास जो मनी होता है वो मनी सप्लाई में नहीं इंक्लूड होता। तो हम जो टाइम डिपॉजिट्स करते हैं, जो हमारी FDs होती है, हम जो लॉन्ग टर्म या मे बी शॉर्ट टर्म, हम जो भी टाइम के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करते हैं, वो डिपॉजिट आर कंपेरेटिवली लेस लिक्विड दैन टू हमारा जो सेविंग पोस्ट विद ऑफिस है, एंड जो हमारा डिपॉजिट उससे तो बहुत बहुत ज़्यादा कम लिक्विड है। इसलिए इस चीज़ के लिए हमने नया मेजर बनाया, दैट वाज M3। सो गाइस, हमारा लास्ट मेजर है दैट इज M4। M4 कंसिस्ट ऑफ द M3 है गाइस, इसमें M1 नहीं है, ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। M3 एंड आफ्टर दैट टोटल डिपॉजिट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल, बी इट्स सेविंग, टाइम, नॉन टाइम, जो भी डिपॉजिट आप कर रहे हो विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो यहाँ पे इंक्लूड होंगी, एंड बट एक्सक्लूडिंग national saving certificates excluding this
apart from everything deposited with the post office saving organizations or banks or anything that is included in the M4, the final measure of the money supply. This is a broader concept in the M3, क्योंकि यहाँ पे हम M3 की बात कर रहे थे मेनली. M3 के अंदर एक और चीज़ जो ऐड हो गई थी, टोटल डिपॉजिट्स, एंड इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ M3. तो गाइज अब हमने सारे मेजर्स डिस्कस कर लिए हैं एंड इसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने इंडिकेट किया ऑल द मेजर्स ऑफ डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, कि कौन सा मेजर कितना लिक्विड है और कौन सा कम लिक्विड है एंड कौन सा लीस्ट लिक्विड है. सो आउट ऑफ द 4, M1 represent the highest degree of the liquidity and M4 represent the least degree of liquidity. As you can see, the highest degree of liquidity is represented by M1 and M2, M3, M4 follow in the descending order in the order of liquidity. तो RBI क्या बोलता है कि जो M1 है वो हमारा सबसे ज़्यादा लिक्विड है, हाईएस्ट लिक्विड है, एंड M4 है दैट इज लीस्ट लिक्विड. Out of these 4 measures, M1 and M3 are regarded as more useful measures. ये RBI बोलता है क्यों वो useful measures हैं, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं. That depends on the reason for which money is demanded, कौन से reasons, कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, and the sources from which this demand can be met. तो उसके अकॉर्डिंग M1 that was C plus DD plus OD एंड दी M3, तो वो हमारे क्या बोलते हैं हम उसको, दैट आर द मोस्ट यूजफुल मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई. लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को भी कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि वो कैसे हो, मनी सप्लाई कब राइज होगा, कब कम होगा, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो मैंने कुछ आपको बस फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, मैं उसको आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर दूंगी. फर्स्ट फैक्टर इज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है, अगर सपोजिटली उसने कोई भी बैंक रेट इंक्रीज किया, रेपो रेट इंक्रीज किया, ये सब हम रेट्स बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, तो हमारा क्या होगा, मनी सप्लाई पे अफेक्ट पड़ेगा. वो अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब मनी सप्लाई जिन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, कि जो सेंट्रल बैंक क्या पॉलिसी अपनाता है, कि वो ऐसी पॉलिसी अपनाता है जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई में अपवर्ड रिजल्ट आएगा. अगर वो ऐसी पॉलिसी अपनाता है जिसमें डाउनवर्ड होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा किसी भी इकोनॉमी में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट फैक्टर इज द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसा जो गवर्नमेंट बजट डिसाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ गवर्नमेंट डिसाइड टू टेक डेफिशिट बजट पॉलिसी, तो डेफिशिट बजट पॉलिसी होगी तो उस केस में क्या होगा, मनी सप्लाई हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. अगर गेटिंग इनटू डेप्थ ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ सालों के पैटर्न्स में अगर हम देखें तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी अगर ये पूछा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सफिशेंट है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए. एंड लास्ट इज द कम्युनिटी चॉइस. कम्युनिटी चॉइस का मतलब क्या है, वी एज अ पब्लिक, ही हमारी डिज़ायर टू होल्ड द कैश क्या है, कि हम जैसे अभी पीछे कुछ टाइम में हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी हो रहा है, हमारा ई कॉमर्स बढ़ रहा है, तो उसके केस में हम हार्ड कैश अवॉइड करते हैं, ई कैश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस केस में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम. तो इसमें क्या होता है, दैट इज टोटली अपॉन द डिज़ायर ऑफ द पब्लिक टू होल्ड द कैश. ठीक है, तो पब्लिक के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है. सो गाइस, ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मनी सप्लाई. की मनी सप्लाई को ये जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है इकोनॉमी में और कम भी हो सकती है. इस मनी चैप्टर में इतना ही, एंड इसके साथ हमारा मनी चैप्टर ख़त्म होता है. अब हम डिस्कस करेंगे जो मैंने हर वीडियो के लास्ट में आपको प्रॉमिस किया था कि हम जनरल नॉलेज की चीज़ें डिस्कस करेंगे. प्लस गाइज, ये क्वेश्चंस आपके MCQ के फॉर्म में भी आ सकते हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं. सो लेट्स सी. पहली चीज़ हमारी क्या है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. एज वी हैव डिस्कस, मनी सप्लाई जो होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. सो इट्स क्लियर, money supply is a stock concept that is at any given point. Okay, so our next thing is high powered money.
हाई पावर्ड मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस करी थी दैट वाज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में हम क्या इंक्लूड करते थे कि जो किन लोगों के पास होती है, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म। पर हाई पावर्ड मनी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक and the cash reserves with the banks. So that is known as the high powered money. And the supply of money refers to the quantity of money. Supply of money refers to the quantity of money. अगर ये आपको MCQ की फॉर्म में आए तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आपको दिए कि कोई ड्यूरिंग द पीरियड होगा, ड्यूरिंग द टाइम होगा या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड गाइस नेक्स्ट इज द अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स विद RBI क्या इंक्लूड करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। जो भी हम फॉरेन सेंट्रल बैंक्स की डिमांड डिपॉजिट्स करते हैं वो। एंड नेक्स्ट इज द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिपॉजिट्स किस में इंक्लूड होते हैं? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। एंड द लास्ट इज दी, अगर ये आपको MCQ के फॉर्म में आता है तो डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी, सो इट्स द मनी सप्लाई। एंड अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड टेल अस। That's it for today. With this we complete the chapter money of the unit banking and money. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ऑल्सो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने अकाउंट्स की भी क्लासेस शुरू कर दी है। आई प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको पसंद आए तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू गाइस, बाय गाइस।